आज मैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का पढ़ाने वाला हूँ। और कल का मुझको पता है थोड़ा वीडियो का क्वालिटी भी ख़राब था और तुम लोग बोलोगे कि थोड़ा मैंने फ़ोन रोटेट कर दिया था, तो इसी हिसाब से वो वीडियो भी काफ़ी छोटा आ गया। लेकिन आज का वीडियो मतलब पूरा फुल स्क्रीन का रहेगा, तो चिंता मत करना। और कल मैं एक वीडियो और बनाने जा रहा हूँ, वो छोटा वीडियो रहेगा, उसको ज़रूर देखना। जो भी ये वीडियो देख रहा है, कम से कम 3-4 मिनट का रहेगा। उसमें बायोलॉजी को मैं फील करवाया हूँ किसी और मैनर में, तो कल का कल ही देखना। बस ये है कि वो देख लेना और थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़वा दो बे। चलो ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं आज लेक्चर नंबर 3 ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो ये भैया हमारी है पीडीएफ खुल गई और मेरा चेहरा तुम लोग को दिख रहा होगा। आप चेहरा दिख रहा है कि नहीं भैया, बोलो। चल भैया, कैसा दिख रहा हूँ? ठीक तो दिख ही रहूँगा। तो मैं एक बार अपना एस पेन निकाल लूँ और चलो हम लोग अब शुरू करते हैं। हाँ, तो कल मैं यहीं पे हम लोग पहुँचे थे कि यहाँ पे मैं ये बोल रहा था। एक मिनट रुकना, मैं लाइट चेंज कर दूँ। ठीक है, कौन सी? यही ठीक है, चलो ठीक है। चलो, ये तुम्हारा भैया देखो, ये क्या है? ये भैया अमेजॉन फॉरेस्ट है। तो एनसीईआरटी हमको ना अमेजॉन फॉरेस्ट की क्या बताने की कोशिश कर रही है? अमेजॉन फॉरेस्ट की डाइवर्सिटी बताने की कोशिश कर रही है कि कितनी भिन्नता पाई जा रही है अमेजॉन फॉरेस्ट में। समझ में आया? तो अमेजॉन फॉरेस्ट में देख भाई, इसको याद करना पड़ेगा। इसके लिए ट्रिक मैंने कुछ बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो तुम्हें तब भी थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। तो ट्रिक एक बार सुन लेना तुम लोग, हो सके इजी लग जाए तुम लोगों को। जैसे प्लांट हुआ, अमेजॉन फॉरेस्ट की बात कर रहा हूँ, ये अपने दिमाग में बसाए रहना कि अमेजॉन फॉरेस्ट की स्पीसीज की बात कर रहा हूँ। अमेजॉन फॉरेस्ट में देखो, अमेजॉन में पी कैसे मैंने बनाया? 4 की तरीके बनाया। तो जब 4 की तरीके मैंने बनाया है तो ये 40,000 हो गए, सॉरी। अब फिश में ये जो फिश ऐसे लिखा जाता है FISHES, यहीं से तनी से भैया इसका ना पुछिया पकड़ के खींच दो, तब 3 हो जाएगा। 3 को उल्टा कर दोगे तो ऐसे हो जाएगा 3। अब 3,000 स्पीसीज हो गए फिशेस की। बर्ड की देखो भैया, बर्ड में बी होता है, अब ये दोनों को तोड़ दोगे तो 1 3 यानी कि 1300 स्पीसीज। अब मैमल्स और एम्फीबिया देखो भैया, इसको याद करने के लिए ट्रिक कुछ नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि ट्रिक मैंने बनाई थी लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी और लेक्चर का काफ़ी टाइम वेस्ट करेगी। तो तुम सिंपली याद कर लो, 4+2 = 6 होता है, लेकिन 7। तो 4 2 7 यहाँ पे ये तुम याद करना पड़ेगा, याद कर लो। इसका ट्रिक मैंने ये बनाया था कि जैसे तुम्हारी मम्मी है, मम्मी अगर तुमको डांटती हैं तो तुम उनको मतलब मम्मी अगर तुमको डांटी तो तुम सह लोगे, लेकिन अगर पापा डांटें तो मम्मी क्या बोलेंगी? चुप रहा भैया, हमरे लड़का कुछ मत बोला। समझ में आया तो है? अब ज़्यादा होत बा, पानी सरे के ऊपर जात बा। तो मम्मी तुम्हारी बहुत केयर कर रही हैं, तो मम्मी को अगर तुम कुछ भी बोल दोगे ना तो वो मान लेंगी इजीली। तो अगर मम्मी को तुम बोल दोगे 4+2 = 7, तो वो भी मान लेंगी। क्यों? क्योंकि वो तुमसे प्यार करती हैं, इसलिए नहीं कि तुम गलत बोल रहे हो। वहाँ पे प्यार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वही यहाँ पे बोला है कि अगर मम्मी को तुम 4+2 यहाँ यानी कि माँ को 4+2 = 7 बोल दिए तो वो मान जाएंगे। अर्थात कि 4 to 7 स्पीसीज हैं किसकी? मैमल्स एंड एम्फीबिया की। अब रेप्टाइल्स की देखो भैया, रेप्टाइल्स में क्या क्या आएंगे? तुम्हारे क्रोकोडाइल्स आ सकते हैं, तुम्हारे नागिन वाले आ सकते हैं, नागिन डांस वाले का नागिन आ सकते हैं, ये सब तुम्हारे रेप्टाइल में आएंगे। अच्छा, एक बात बताओ कि रेप्टाइल को देखते ही तुम भाग जाओगे कि नहीं? कॉमन सेंस लगा मेरे भाई। तुम्हारे सामने सांप आएगा तो तुम क्या उसको पपी जब लेते हो, जैसे लड़कियां लोग होती हैं ना, कुकुर देख लेंगी या पिलार देख लेंगी, या फिर पपी बोल लो, थोड़ा ये अंग्रेजी वाला, पपी लेंगी तो बोलेंगी ओ टॉमी, ओ क्यूटू, क्यूटी पाई, ये सब करती हैं ना। लेकिन जब पे सांप के बच्चा दिख जाए उनके, तब ना करिए अरे शापू मेरा शापू शापू, तो ऐसे नहीं करेंगे। तो भैया जैसे ही वो सांप देखेंगे तब भैया ऐसे बाइक का एक्सलेटर पकड़ के ऐसे 78 की स्पीड पे निकल लेंगे, 378 की स्पीड में वहाँ से भाग जाएंगे। तो वहीं यहाँ पे बोला है कि 378 स्पीसीज किसकी है? रेप्टाइल्स की है। अब इनवर्टिब्रेट्स की स्पीसीज कितनी है? कहाँ की बात कर रहा हूँ? ये अमेजॉन फॉरेस्ट की। ये बात याद रखना, खोपड़िया में घुसा लो। तो इनवर्टिब्रेट में 12 अक्षर होते हैं। अगर नहीं विश्वास हो रहा तो फिर मैं तुम लोग को गिना देता हूँ, तुम लोग मेरे पे कम विश्वास करते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अर्थात कि 12, और एस को हम लोग 5 बना देते हैं। तो 1 2 5
हजार, यानी कि 1,25,000 स्पीसीज किसकी हैं, इनवर्टिब्रेट्स की। और एक बात बताओ, जो तुम्हारे इंसेक्ट रहते हैं उनके ऐसे 200 टेल निकला रहता है ना, तो लगभग 2 मिलियन स्पीसीज हैं जो डिस्कवर करनी बाकी हैं। इंसेक्ट की बात कर रहा हूँ, लगभग 2 मिलियन स्पीसीज हैं, 2 मिलियन स्पीसीज जो हैं लगभग खोज करनी बाकी हैं। कहाँ पे खोज करनी बाकी है, अमेजोन फॉरेस्ट में। तो अगर एग्जाम में ये पूछे कि सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ की पाई जाती है, एग्जाम में ये पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ की पाई जाती है, तो तुम लोग सीधे बोलोगे अमेजोन फॉरेस्ट में। मैंने तुमको पहले ही बताया था कि अमेजोन फॉरेस्ट में जो है डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ले लिए, चल भाई। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, वाई डज वी हैव अ ग्रेटर डाइवर्सिटी देन, किसके कंपेरिजन में, ट्रॉपिकल रीजन। अब ये एक चीज़ मेरे को बताना है, ये ट्रॉपिकल रीजन आखिर क्या होता है। ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, जरा मैं तुमको फील देने के लिए 1 मिनट मैं तुमको अच्छे से समझा दे रहा हूँ। ट्रॉपिकल रीजन और टेम्परेट रीजन क्या होता है, कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, जरा ये समझ लेना कि वाई ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिक यानी कि ट्रॉपिकल रीजन पे क्यों ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, अर्थात कि ज़्यादा भिन्नता पाई जाती है इन कंपैरिजन टू टेम्परेट रीजन। अब ट्रॉपिकल कहाँ होता है, टेम्परेट कहाँ होता है, ये ज़रा समझोगे, क्योंकि कल के लेक्चर में मैंने चीख के बताया था, तो आज तुम अच्छे से समझ जाओगे। ये मैंने जूम कर दिया थोड़ा। चल भाई, ये तुम्हारा हुआ, मान लो लेट अस सपोज दैट ये क्या हुआ, तुम्हारा अर्थ हुआ, और यहाँ पे तुम्हारा इसको थोड़ा मैं छोटा करूँगा, और यहाँ पे सन। अबे भैया सन थोड़ा दूर रहता है ना, वैसे जनरली देखा जाए तो सन बड़ा रहता है। तो जब हमारी लाइट ये, हाँ, तो जो ट्रॉपिकल रीजन रहता है ना, वो भैया यहाँ से यहाँ तक रहता है, अर्थात कि जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा आती है वहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन होता है। और उसके जस्ट एबव तुम बोल दो सब ट्रॉपिकल रीजन होता है या फिर टेम्परेट रीजन होता है, तो तुम सब ट्रॉपिकल बोलो, और इसके जस्ट एबव तुम बोल दो ना टेम्परेट रीजन, और इसके ऊपर पोलर रीजन। तो ये जो तुम्हारा एरिया है ना भैया, ऊपर नीचे दोनों, ये तुम्हारा कौन सा एरिया होता है, टेम्परेट रीजन। अब एक चीज़ मेरे को बताओगे तुम कि यहाँ पे सनलाइट ज़्यादा पहुँचेगी कि कम पहुँचेगी, तुम बोलोगे कम पहुँचेगी। गलत, गलत भैया, गलत। कैसे गलत, सर आप ही, मतलब भाई आप ही ने तो बताया था कि टेम्परेट रीजन पे तो सनलाइट कम आती है। अबे मैंने ये कहाँ पूछा तुमसे कि किसके कंपैरिजन में मैं पूछ रहा हूँ, मैं पोलर रीजन के कंपैरिजन में पूछ रहा हूँ कि सब ट्रॉपिकल की ट्रॉपिकल, लेकिन यहाँ पे तुमको क्वेश्चन जो दिया ट्रॉपिकल रीजन के हिसाब से है, तो तुम्हारा आंसर तब सही होगा कि ट्रॉपिकल रीजन में सनलाइट कम रहेगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो पहला तो आंसर हमको मिल गया कि सनलाइट की वजह से क्या होगा, सनलाइट की वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी कहाँ ज़्यादा रहेगी, ट्रॉपिकल रीजन में। क्यों ज़्यादा रहेगी, क्योंकि सनलाइट ज़्यादा तो प्लांट की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा, प्लांट की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा तो तुम्हारी एनिमल प्रोडक्टिविटी भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा, अर्थात की बायोडाइवर्सिटी, अर्थात कि वहाँ पे भिन्नता क्या होंगी, ज़्यादा हो जाएंगी। इतनी बात समझ में आ गई। चल भैया 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, अब यहाँ पे एनसीईआरटी ने क्या रीज़न दिया है कि जो टेम्पलेट रीजन है ना, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ग्लेशिएशन आ जाता है। तो आखिर ये ग्लेशिएशन होता क्या है, फिगर से समझ जा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। ग्लेशिएशन मतलब ये होता है ना कि वहाँ का जो पानी है कभी भी बर्फ़ बन जाता है और कभी भी पानी बन जाता है, अर्थात कि वहाँ का जो मौसम है, जैसा मौसम है वो भैया कभी भी चेंज हो जाता है। अब तुम एक बात बताओ, तुम किस मौसम में अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे। अब एक कॉमन सेंस लगाना मेरे भाई, वहाँ का मौसम अगर बदलता रहेगा तो बदलते हुए मौसम के साथ तुमको अपने आप को बदलना पड़ेगा। क्यों बदलना पड़ेगा, क्योंकि तुमको अडेप्ट करने के लिए चेंज लाना पड़ेगा, एवोल्यूशन यानी कि ग्रेजुअल चेंजेस लाने पड़ेंगे। और वहाँ पर मौसम इतना लगातार बदल रहा है, तुम अपने आप को बदल ही नहीं पाओगे, तो अल्टीमेटली क्या करोगे तुम, अल्टीमेटली तुम्हारा क्या हो जाएगा भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू, अर्थात की डेथ हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसीलिए वहाँ पे क्या होता है, टेम्पलेट रीजन के हिसाब से ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। अब तुम एक बात बोलोगे मुझसे कि यार पोलर क्या वहाँ पे पोलर बियर रह सकते हैं तब, क्योंकि वहाँ पे तो बर्फ़ बन जा रहा है पानी, तो वहाँ पे पोलर बियर रहते हैं। हाँ भैया रह सकते हैं, लेकिन पोलर बियर भी भैया मर सकता है। क्यों मर सकता है, क्योंकि वहाँ पे हमेशा मौसम चेंज होता रहता है, पानी कभी भी बर्फ़ में बदल जाएगा। तो भैया ऐसे मौसम में रहना पसंद करेगा कोई भी, कॉमन सेंस लगा मेरे भाई, नहीं पसंद करेगा। तो वहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, तुम्हारा ऑर्गेनिज्म जो है डेथ हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये फोटो है ग्लेशिएशन का, यहाँ पे देख रहे हो ना, ये सब पानी है, ये जो है ये पानी है, ये देख रहे हो बर्फ़ बन गया है। यहाँ पे देखो ये सब पानी था, बर्फ़ बन गया। और अब यहाँ पे क्या बोला है, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैव
remained relative undistribution for million of year and thus a long evolution time of the species diversity। इसका मतलब समझाने से पहले यहाँ पे तुम आ जाओ। उसी का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने अच्छे से एक्सपेंड करके बताया है कि जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं वही बात चीज़ वहाँ पे बोला है कि वहाँ पे मिलियन ऑफ ईयर से क्या हो रहा है, हमारा टेम्परेचर जो है कांस्टेंट हो रहा है। कैसे कांस्टेंट हो रहा है? तुम बोलोगे यहाँ पे 4 सीजन आता है तो भैया कांस्टेंट कैसा? अरे हाँ भैया सही बोल रहे हो तुम, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि तुम गलत बोल रहे हो। लेकिन क्या फ़र्क है ना कि यहाँ पे जो लेस सीजनल का मतलब ये मत समझ लेना कि वहाँ पे सीजन कम आते हैं। इसका मतलब कि सीजन तुम्हारे पीरियोडिकली आते हैं, एक समय के बाद एक सीजन आता है। ऐसा तुम देखे हो कि ठंडी में गर्मी आ जाए, गर्मी में ठंडी आ जाए, बारिश में धूप आ जाए, या फिर गर्मी में बारिश आ जाए? ऐसा तुम देखे हो? नहीं देखे हो भैया। तो यहाँ पे जो मौसम होता है वो लेस सीजनल होता है, अर्थात कि चेंज कम धीरे धीरे होता है, और मौसम कांस्टेंट रहता है, अर्थात कि तुम्हारा 3 महीने तक ठंडी रहेगा, 3 महीने तक गर्मी रहेगा, 3 महीने तक ऑटम रहेगा, 3 महीने तक स्प्रिंग रहेगा, ऐसे ऐसे रहता है। और ये क्या रहता है? चेंजेबल रहता है। तो कोई भी ऑरिजिनम रहेगा क्या वो 3 महीने में या फिर 4 महीने में अपने आप को अडेप्ट नहीं कर लेगा? अबे इजीली कर लेगा। लेकिन अगर तुम एक दिन में ही अपना टेम्परेचर बाहर का चेंज कर रहे हो तो कैसे अडाप्ट करेगा भाई? कोल्ड ब्लडेड खुद नहीं अडाप्ट कर पाएगा, है कि नहीं? कोल्ड ब्लडेड भी मर जाएगा, वार्म ब्लडेड भी मर जाएगा, अल्टीमेटली तुम्हारा जो टेम्परेट रीजन पे तभी लाइफ ज़्यादा नहीं पाई जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। और तीसरा रीजन मैंने तुमको पहले ही बता दिया कि यहाँ पे जब सनलाइट ज़्यादा है, कि यहाँ पे देखो यही दिखा रहे हैं कि सनलाइट ज़्यादा है तो प्लांट की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा, जब प्लांट की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा तो अल्टीमेटली तुम्हारी जो पॉपुलेशन है, एनिमल पॉपुलेशन, वो क्या होंगे भैया? ज़्यादा हो जाएंगे। पीछे मेरे जस्टिन बीबर की फ़ोटो है, मेरे पूरे कमरे में है। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। नया टॉपिक है ये, इसको ध्यान से पढ़ना। देख भाई ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू है, तुमको याद करना पड़ेगा। और यहाँ पे देख कॉन्सेप्ट छोटा छोटा है लेकिन स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, तो तुमको थोड़ा अपना दिमाग कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, तभी तुम ये चैप्टर अच्छे से फील करके पढ़ पाओगे। मुझको पता है मेरी स्पीड ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इस चैप्टर में क्वेश्चन तो आते हैं ज़्यादा भाई, लेकिन कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं जो कि तुम खुद से कर सकते हो। अगर तुमको एक बार हिंट मिल जाए ना, खुद से तुम ईजिली कर लोगे। तो अब हम नए टॉपिक पे आते हैं, स्पीसीज आर एरिया रिलेशनशिप। कि हमारे स्पीसीज का एरिया से क्या रिलेशन है, मतलब क्या है इसका, जरा तुम समझना। मतलब समझने से पहले इसको एक लोगों ने एक्सप्लेन किया अच्छे से। कौन थे? मैं नहीं था भैया। एक तो एलेक्जेंडर वॉन हल हम बोल्ट थे, अर्थात कि एक साइंटिस्ट थे जो कि जर्मन नेचुरलिस्ट थे। अब तुम बोलोगे जर्मन नेचुरलिस्ट क्या होता है? जो भैया फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को ना मानता हो, तीनों को एक में मानता हो, अर्थात कि तीनों को एक में हम क्या बोलेंगे? कक्षा 10 में पढ़े थे भैया, साइंस बोलते हैं। तो एक जर्मन नेचुरलिस्ट थे एंड जियोग्राफिकल थे, और इनका नाम क्या था? एलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट। ये क्या थे? ये भैया नॉर्वे में रहते, साउथ अमेरिका में रहते थे। और साउथ अमेरिका में तुम्हारा क्या पाया जाता है? बोलो, तुम्हारा साउथ अमेरिका में ही तुम्हारा क्या चीज़ पाया जाता है? कॉमन सेंस लगाओ, अभी बताया था मैंने, मतलब बताया नहीं था लेकिन तुमको पता रहना चाहिए कि साउथ अमेरिका में ही तुम्हारा अमेजोन फॉरेस्ट पाया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो इन्होंने क्या देखा कि रिलेशन इन्होंने फाइंड करने की कोशिश की कि स्पीसीज का एरिया के प्रति क्या है रिलेशनशिप। तो कैसे इन्होंने फाइंड किया? इन्होंने ऑब्जर्व किया, ये फिगर थोड़ा मैं जुमिया दे रहा हूँ। इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब हम कम एरिया देखें, सपोज दैट हम इतना एरिया देखें, या फिर मैं इस रूम का एरिया बता दूं, इस रूम का एरिया जब हम देखें तो इस रूम में बताओ कितनी स्पीसीज हो सकती है? कॉमन सेंस लगाओ मेरे भाई। इस रूम में, अभी तुमको ये अच्छे से फिगर समझ में आएगा क्यों मैंने ये बनाया है। इस रूम में कितनी स्पीसीज हो सकती हैं? पहला मैं, दूसरा मच्छर भी हो सकते हैं इस रूम में, तीसरा जू भी हो सकते हैं, चौथा छिपकली भी हो सकते हैं। वैसे छिपकली ठंडी के मौसम में ज़्यादा नहीं दिखेगी, लेकिन अगर मैं एरिया बड़ा करूं, मेरे घर के बाहर जाओगे तो कुत्ता, बिल्ली, सियार कुल मिल जाएंगे। सियार भी मिल जाएंगे वैसे पीछे क्योंकि थोड़ा जंगल टाइप का, तो सियार भी मिल जाएंगे। अब फिर मैं एरिया बड़ा करता जाऊँ तो गाय भी मिल सकती है तुम्हें भैया, और भी जानवर मिल सकते हैं। हो सके सांप मिल जाए, नागिन मिल जाए, नागिन 6 वाली, हो सके तेजस्वी मिल जाए, हो सके तुम्हारा। जब एरिया बड़ा करते जाओगे, अर्थात यहाँ पे मेरे कहने का ये मतलब है कि जैसे ही तुम एरिया बड़ा करते जाओगे तुम्हारे जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी ज़्यादा होंगी, अर्थात कि स्पीसीज जो है वो भी ज़्यादा होंगी। यहीं पे यहाँ पे रिलेशन बताने की कोशिश किया। जब हम भैया इतने एरिया का देख रहे थे तो इतने एरिया में सिर्फ कितने थे? इतने थे। लेकिन अगर जैसे ही हमने ये एरिया बड़ा किया तो हमको कितने मिलने लगे? इतने सारे मिलने लगे। फिर हमने एरिया बड़ा किया तो हमने इतने सारे मिलने लगे। लेकिन
एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हारे स्पीसीज भी मिलना बंद हो जाएंगे। क्यों मिलना बंद हो जाएंगे? जरा कॉमन सेंस लगाओ कि मेरे घर के बाहर का एरिया, तुम बाहर तक का एरिया लिए तो वहाँ पे तुमको क्या क्या मिल सकता है? कॉमन सेंस लगा मेरे भाई, डॉग मिल सकते हैं, ठीक है। तो तुम एक बात बताओ कि अगर हम पूरा शाहगंज ले लें तो क्या डॉग वहाँ पे बार बार रिपीट करेंगे कि नहीं? हाँ, रिपीट करेंगे। तो ये जो डाइवर्सिटी है, एक मतलब एक इसका लिमिटेड एरिया होना चाहिए कि लिमिटेड एरिया में ही रहेंगे। ये ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड एरिया में अगर तुम जाते रहोगे तो अनलिमिटेड स्पीसीज मिलेंगे। नहीं भाई, तुम अनलिमिटेड एरिया में स्पीसीज तुमको फिक्स मिलेगी, चाहे तुम लिमिटेड एरिया देखो या फिर अनलिमिटेड एरिया देखो। अबे स्पीसीज तो फिक्स हुए रहेगी ना भैया। अगर डॉग है तो वहाँ पे जाके भैया कुकुर कैसे, सियार कैसे बन जाएगा, बिलार कैसे बन जाएगा? तो उसको भी तो तुम इसी डॉग वाले ग्रुप में रखोगे अगर कहीं और डॉग मिला तो अर्थात मेरे कहने का ये मतलब है कि एरिया बढ़ाने से तुम्हारी डाइवर्सिटी बढ़ती है, लेकिन वो एक लिमिटेशन तक बढ़ती है, अर्थात ये एक लिमिट तक बढ़ती है। उस लिमिट के बाद तुम्हारे वो एनिमल बार बार रिपीट होने लगेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? ये फिगर समझ में आ गई? यहाँ पे क्या लिखा है जरा पढ़ लो, अंग्रेजी के कुछ शब्द हैं। ही ऑब्जर्व दैट, कौन ऑब्जर्व किया था भैया? एलेक्जेंडर साहब ने ऑब्जर्व किया दैट विद इन अ रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज। जो स्पीसीज एरिया का रिलेशनशिप पढ़ रहे हो तो भैया स्पीसीज बढ़ा तो तुम्हारा एरिया ऑटोमेटिकली तो बढ़ेगा ही। क्यों? क्योंकि एरिया पे ही स्पीसीज डिपेंड है। लेकिन बट ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट। कुछ टाइम बाद ऐसा आएगा कि एरिया बढ़ाते जाओ, स्पीसीज वही बार बार रिपीट करेंगे तो क्या तुम उनको अलग स्पीसीज क्या दोगे? कुत्ते अगर तुम्हें जौनपुर में मिल गए तो उनको अलग स्पीसीज दोगे? पगला गए हो क्या बे? उनको भी सेम स्पीसीज देना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्यारी सी हमारी डिफिनेशन है। किसकी डिफिनेशन है? जरा ये पढ़ लेते हैं। ये स्पीसीज और एरिया की रिलेशनशिप की डिफिनेशन है। द रिलेशन, रिश्ता किसके बीच? स्पीसीज रिचनेस, अर्थात कि ये जो स्पीसीज की रिचनेस है, इतनी ज़्यादा वेराइटी है, एंड एरिया ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ टेक्सोनॉमिकल, कहाँ कहाँ है? टेक्सा, टेक्सा में क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म, प्लांट, बैट, ये सब यहाँ पे टेक्सा दिए हैं। टर्न आउट टू बी एन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अर्थात कि जब हम एरिया का मतलब जब हम एरिया और स्पीसीज का ग्राफ बनाएंगे, किसके किसके बीच? एरिया और स्पीसीज के बीच ये ग्राफ बनाएंगे तो क्या कैसा बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। फिजिक्स का नाम सुन के घर बनाना मत, अभी दिखा देना हो कैसा होता है। यहाँ पे पहले एक फॉर्मूला देख लो कि यस इक्वल टू सी ए। अब तुम बोलोगे यस इक्वल टू सी ए क्या होता है? यस फॉर, अब एक कॉमन सेंस, यस फॉर स्पीसीज, ए फॉर एरिया, सी फॉर ये कांस्टेंट टर्म है तुम्हारा। फिर इसका ग्राफ देख लो जरा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसे होता है जरा देखना मेरे भाई। वही यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला से फील देने के लिए तुम लोग को बता रहा हूँ। ये मान लो एक खड़ी लाइन हो गई, खड़ी लाइन हुई कि नहीं? ये एक खड़ी लाइन हो गई। ये भैया एरिया का ग्राफ हो गया और ये भैया किसका हो गया? एस फॉर स्पीसीज। तो जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाना शुरू करेंगे, जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाना शुरू करेंगे तो हमारी स्पीसीज शुरू हो गई। अच्छा एक बात बताओ, मैं कितने एरिया में बैठाऊंगा? 0.5 मीटर अप्रॉक्स, है कि नहीं? 0.5 मीटर पे बैठाऊंगा, या फिर तुम लंबा लंबा बोल लो मेरे भाई तो मैं 30 सेंटीमीटर, 40 50 बोल लो तो 0.5 मीटर हुआ ना बे पागल। तो 0.5 मीटर पे कितनी स्पीसीज मुझको मिलेगी? कॉमन सेंस लगा, ये यहाँ पे 0 है, तुम खुद बताओ 0.5 मीटर पे मुझको कितनी स्पीसीज मिलेंगी? 2 स्पीसीज। तुम बोलोगे कैसे? अबे एक ठो मैं हुआ, एक ठो मेरे बाल में जुआ हुआ। मेरे बाल में जुआ नहीं है, देख सकते हो तुम लोग, मेरे बाल बहुत सिल्की सिल्की हैं, गाल है मिल्की मिल्की। उल्टा तो नहीं बोल दिया? अबे छोड़ो। तो देखो मेरे यहाँ पे 2 स्पीसीज मिले तो ये ग्राफ 0 शुरू होगा कि नहीं? नहीं भैया, तुमको 0.5 मीटर पे 2 स्पीसीज मिले तो ये ग्राफ यहाँ शुरू होगा। तब ये ग्राफ कैसे जाएगा? ऐसे ऐसे जाते जाते एक टाइम ऐसा आएगा कि एरिया बढ़ाते जाओगे लेकिन तुम्हारे स्पीसीज क्या होंगे? कांस्टेंट होते चले जाएंगे। तो यही भैया तुम्हारा क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब तुम बोलोगे भैया ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो लग ही नहीं रहा है, अभी लगवा रहा हूँ ना, अभी चिंता कहाँ कर रहे हो? थोड़ा फिगर अच्छे से बनाना है। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया कि यहाँ से कैसे, तब भैया यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना कैसे? अब भैया बन गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और ये किसका फॉर्मूला लगा रहे हैं? tan का फॉर्मूला लगा रहे हैं। tan इक्वल टू क्या होता है? tan इक्वल टू क्या होता है? भुला गए चच्चा ना? याद करो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, अर्थात कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तुम्हारा tan का फॉर्मूला और यही तुम्हारा क्या बन गया?
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इतनी बात समझ में आ गई। तो यही यहाँ पे फार्मूला समझाने की कोशिश किया है कि यस इक्वल टू सी ए। और अब यहाँ पे दूसरा फार्मूला है, ये क्या फार्मूला है, ए स्क्वायर है, तो यस इक्वल टू सी ए जेड क्यों दिया है। अबे मेरे भाई तुम खुद सोचो, क्या कोई ज़रूरी है कि इस एरिया में मतलब जो स्पीसीज पा रहे हो ये एरिया के हिसाब से ही बढ़े। तुम खुद सोचो, जैसे 0.5 मीटर पे मैंने 2 स्पीसीज अभी तुमको बताएं, लेकिन अगर मान लो मेरे ऊपर जस्ट बाल पे आके कोई वो बैठ गया, क्या बैठ गया, मच्छर बैठ गया, तो क्या तुम यहाँ पे फिक्स कर पाओगे कि एरिया के हिसाब से स्पीसीज रहेंगे? नहीं, ये नहीं फिक्स कर सकते, क्योंकि तुम्हारा एरिया के हिसाब से स्पीसीज चाहे जितनी मिल सकती हैं। क्या भरोसा तुम्हें 100 मीटर के दायरे पे सारी स्पीसीज मिल जाए। अगर तुम जू में चले जाओ तो 100 मीटर के दायरे पे सारी स्पीसीज मिल जाएंगी। तो क्या तुम एरिया और स्पीसीज का एकदम बोल सकते हो कि दोनों फिक्स रहते हैं, जितना एरिया बढ़ेगा उतना स्पीसीज बढ़ेगा? नहीं, ये तुम फिक्स नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये फिक्स नहीं है कि अगर तुम एरिया बढ़ाते जाओगे तो इतनी स्पीसीज मिलना तय है। मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, तभी तुम एरिया बढ़ाओगे। तो एरिया पे डिपेंड कंप्लीटली नहीं कर रहा है स्पीसीज। देखो भैया, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो एक तरीके से फिक्स नहीं है, लेकिन तुम जनरली बोल सकते हो कि स्पीसीज जो हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, अर्थात कि जित एरिया बढ़ाते जाओगे तो स्पीसीज भी बढ़ता जाएगा। लेकिन जो एरिया फिक्स नहीं है, अर्थात कि ये जेड है, तो ये फिक्स नहीं है कि कितने एरिया पे तुम्हें इतनी स्पीसीज मिल जाएंगी, ये कभी भी फिक्स नहीं हो सकता। और इस टर्म को हटाने के लिए हम सी का मदद लेंगे, और ये तुम्हारा सी कांस्टेंट रहेगा, तो यस इक्वल टू सी ए स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई, या फिर सी ए जेड भी बोल सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये ग्राफ है जो मैंने तुमको समझाया, ये देखो तुम ध्यान से देख रहे होगे, ये जीरो से नहीं स्टार्ट है भैया, जीरो यहाँ से होगा। ये देखो यहाँ से स्टार्ट है, अर्थात कि 2 स्पीसीज यहाँ पे मान लो, ठीक है। 1 मिनट रुकना, हाँ यहाँ पे, अबे हाँ चलो, यहाँ पे 2 स्पीसीज मान लो, तो ये देख लो ग्राफ कैसे जा रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरफ जा रहा है। और ये लॉग स्केल का है, ये तुम्हारे काम का नहीं है, तो इसको जानना भी मत। तो स्पीसीज रिचनेस कैसे बढ़ रही है? एरिया के हिसाब से, जितना एरिया बढ़ रहा है उतना स्पीसीज रिचनेस अर्थात की डाइवर्सिटी भी बढ़ती जा रही है। अब भैया यहाँ पे कुछ पॉइंट है, चाहे तुम प्लांट ले लो ब्रिटेन के, या फिर बर्ड ले लो कैलिफोर्निया के, या फिर मुलस्का के ले लो, क्या न्यूयॉर्क के, तब भी तुम्हारा जे की वैल्यू कितनी रहेगी? 0.1 टू 0.2। ये तुमको याद करना पड़ेगा। प्लांट, बर्ड और मुलस्का, ये तुम्हारे जे की वैल्यू 0.1 से 0.2 होती है। अब सवाल ये बनता है कि ये जे क्या है? जे भैया तुम्हारा जो स्लोपवा गया है ना, ये तुम्हारा जो स्लोप गया है ना, यही इसी को तुम्हारा क्या बोलते हैं? जे बोलते हैं। तो जे इक्वल टू क्या होते हैं? जे किसके किसके बीच में लाई करता है? 0.1 से लेके 0.2। तुमको एग्जाम में देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज जे, ये सब फलाने ठिकाने क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तुम बोलो, पूछेगा कि जे कहाँ से कहाँ के बीच में लाई होता है, तो तुम बोलोगे 0.1 से 0.2 के। कहाँ कहाँ के? ब्रिटेन ऑफ प्लांट इन ब्रिटेन, और बर्ड इन कैलिफोर्निया, और मुलस्का इन न्यूयॉर्क। कितनी बात समझ में आ गई? और अगर तुम इंटायर स्लोप की बात करो, तो वो भैया स्लोप विल बी मच स्टेपर। मतलब कि अगर तुम इंटायर ऑरिजिनम की बात करोगे, इस पूरे दुनिया पे जितनी बायोडाइवर्सिटी हैं उनके स्लोप की बात करोगे, तो भैया जे इक्वल टू 0.6 से 1.2 आएंगे। और अगर ये याद रखना भैया, ये तुमको याद करना बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी मतलब बहुत जरूरी। जेड इक्वल टू क्या होंगे? 0.1 से लेके 0.2 तक आएंगे प्लांट, बर्ड और मुलस्का। लेकिन अगर तुम बात करोगे इस पूरे इंटायर वर्ल्ड की बात करोगे, इंटायर स्लोप की बात करोगे, ये जो स्लोप गया है, अगर इसकी बात करोगे तो ये इसका जेड की वैल्यू क्या आएगी? जेड क्या मतलब? जो तुम्हारा स्लोप जा रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? जेड बोलते हैं। 1 मिनट रुकना, 1 मिनट, बस। हाँ, जो तुम्हारा स्लोप होता है उसी को क्या बोलते हैं? जेड बोलते हैं। अगर पूरे इंटायर स्लोप की बात करें तो 0.6 से 1.2 तक आती है। और अगर हम यही बात करें जो तुम्हारा फ्रूटीवोरस होते हैं, अर्थात कि ऐसे बर्ड जो तुम्हारे फ्रूट खाते हैं, उनके जेड की वैल्यू की बात करोगे तो कितने होते हैं भैया? देखो 1.15 होते हैं। ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक विक नहीं है। अब यहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्या क्वेश्चन है? अच्छा, बैकग्राउंड साउंड कुछ आ रहा होगा तो माफ़ करना मुझको, क्योंकि ऊपर शायद मिक्सी चल रहा है मेरे घर के। तो डज द नंबर ऑफ स्पीसीज इन द कम्युनिटी रियली मैटर टू द फंक्शनल ऑफ द इकोसिस्टम?
पहला क्वेश्चन, इसका आंसर अभी नहीं दूंगा, शांत बैठे रहो। तो व्हाट एग्जैक्टली इज स्टेबिलिटी ऑफ अ माइक्रो कम्युनिटी, पहले इसका मतलब समझ लो कि क्या नंबर ऑफ स्पीसीज जो पूरी कम्युनिटी में है मैटर कर रही है हमारे फंक्शनल इकोसिस्टम को। बोलोगे आए क्या बोले, समझा रहा हूँ भैया, शांति रहो। व्हाट एग्जैक्टली आर स्टेबल फॉर अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी, क्या स्टेबल होगा हमारे बायोलॉजिकल कम्युनिटी में, हम क्या करें कि हमारा जो बायोलॉजिकल कम्युनिटी है वो स्टेबल रहे। इसका आंसर देखो दिया है, क्या दिया है कि अ स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट बी शो टू मच वेरिएशन, मतलब कि अगर कोई भी स्टेबल कम्युनिटी है तो उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। मतलब कि कोई स्पीसीज़ है या फिर कोई प्लांट है वो अगर ख़त्म हो गया तो भैया हमारी जो स्टेबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगी। अर्थात कि जो भी हमारे बगल लोग रह रहे हैं अगर वो मर जाएंगे तो हमको प्रभाव पड़ेगा। तो वैसे ही वहाँ पे भैया जो तुम्हारे वेरिएशन है, चेंजेस, वेरिएशन मतलब चेंजन, क्या ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब टू मच, अर्थात कि ज़्यादा चेंजेस नहीं होने चाहिए इन प्रोडक्शन फ्रॉम ईयर टू ईयर। जो ईयर टू ईयर प्रोडक्शन हो रहा है प्लांट का, अगर एक बैग बंद हो जाएगा या फिर एनिमल जो इतने सालों से है वो अगर एक बैग ही मर जाएगा तो भैया हमारे यहाँ स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी, नहीं रहेगी। इट मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंस और रिसिलेंट, हाँ रिसिलेंट टू दी ओकेशनल डिस्ट्रीब्यूशंस, हाँ डिस्ट्रीब्यूशंस नेचुरल और मैनमेड, एंड इट मस्ट बी रेजिस्टेंस टू इन्वेंशन बाय एलियन स्पीसीज। इसका देखो मतलब सिंपली क्या है, इतना तुमको मैं पगलवा रहा हूँ, मुझको पता है अंग्रेजिया पढ़ के। तो इसका मतलब भैया ये है कि जो हमारी स्पीसीज हैं, क्वेश्चन पहले अच्छे समझो, जो हमारी स्पीसीज हैं, जो नंबर ऑफ स्पीसीज हैं इन अ कम्युनिटी, क्या मैटर करता है वो तुम्हारे फंक्शनल इकोसिस्टम को। हाँ भैया मैटर करता है, कैसे मैटर करता है कि जैसे देखो अगर तुम्हारा इकोसिस्टम मेंटेन रहा, ठीक है, अगर तुम्हारा इकोसिस्टम मेंटेन रहा, वहाँ से कोई भी स्पीसीज नहीं मरी, तो भैया तुम्हारे नंबर ऑफ स्पीसीज ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। क्यों मरेंगे, क्योंकि क्यों बढ़ेंगे, अगर तुम्हारा प्लांट मरा तो प्लांट को खाने वाले एनिमल मिले, जब एनिमल को खाने वाले एनिमल मिले तो टॉप कार्निवोरस अर्थात कि जो मांस मछली खाते हैं वो भी मर जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारा इकोसिस्टम एकदम फंक्शनल रहा तो तुम्हारे जो स्पीसीज हैं उनकी भी मेंटेनिटी बढ़ी रहेगी, मतलब स्पीसीज जो रहेंगे वो भी क्या रहेंगे, प्रॉपर मेंटेन रहेंगे। अगर तुम बात करो कि स्टेबिलिटी की जो तुम्हारे बायोलॉजिकल कम्युनिटी में है, अगर कोई एक प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म मरा और वो क्या होने चाहिए, वो भैया एक जेम स्टोन होने चाहिए, की स्टोन होने चाहिए। की स्टोन मतलब क्या होता है, की स्टोन मतलब कि उसके मरने से हमारा पूरा इकोसिस्टम पे कुछ प्रभाव पड़े, उसी को क्या बोलते हैं, की स्टोन बोलते हैं। अगर वैसे कोई स्पीसीज मरे तो भैया हमारे जो बायोलॉजिकल कम्युनिटी हैं उनकी स्टेबिलिटी तहस महस हो जाएगी, अर्थात कि वो अनस्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था, ये देखो थोड़ा ना, ये भैया थोड़े ना पियक करता है, ये खेत में आते थे, खेत में आएंगे थोड़ा पावर हाउस वाला 45 वाला लेके आते हैं, थोड़ा पी के मगन हो जाते हैं, तो भैया टल्ली हो जाते थे खेतों में। तो इनका नाम था टलमैन, अर्थात कि ये नाम था डेविड टलमैन। इन्होंने क्या किया था, इनका कुछ काम था तभी तो एनसीईआरटी ने इनकी चर्चा की, वरना कहाँ करती, वरना मेरी चर्चा नहीं करती। तो इनका नाम इसलिए एनसीईआरटी ने बताया क्योंकि इन्होंने लॉन्ग टर्म एक फील्ड एक्सपेरिमेंट किया। अब ये लॉन्ग टर्म फील्ड एक्सपेरिमेंट में किया क्या, जरा ये दो नाम, इन्होंने दो प्लॉटिंग की, जैसे हम लोग प्लॉट लेने नहीं जाते वैसे यहाँ पे दो जमीन लिया, ठीक है। तो एक जमीन पे भैया सिर्फ इतनी स्पीसीज थी, देख रहे हो, गाजर है, रैबिट है, फॉक्स है, और यहाँ पे कौन है, मैं, शेर। अबे मान लो ना, मानने में क्या जाता है, और एक पे लिया इतनी सारे, देखो एनिमल छोड़े इतने सारे, देख ले भैया। तो एक चीज बताओ, अगर अगर यहाँ पे रैट, तुम मान लो अगर यहाँ पे ये खत्म हो गया, ठीक है, क्या खत्म हो, गाजर खत्म हो गया, तो इन लोग पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं। अबे कॉमन सेंस भाई, गाजर को खाएगा ये, अगर गाजर खत्म तो ये भी खत्म, ये खत्म तो भैया ये खाएगा किसको, ये भी खत्म, और अल्टीमेटली लायन भी खत्म। वैसे लायन खत्म नहीं होगा, मैं खत्म नहीं होने वाला, मैं दूसरे जंगल में चला जाऊंगा, ठीक है, वैसे मजाक था। तो ये भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर इस फील्ड में बात करो तो इस फील्ड में कितने फ्रूट्स हैं, देख लो तुम भाई, एक फ्रूट अगर खत्म हो गया, तुम खुद सोचो, एक फ्रूट अगर खत्म हो गया तो यहाँ पे कुछ इकोसिस्टम में या फिर इनकी इकोसिस्टम में कुछ डिसबैलेंस होगा, अबे नहीं होगा, है कि नहीं। तुम लोग खुद सोचो, यहाँ पे भैया अगर ये मरा तो ये भी मरा, ये भी मरा, ये भी मरा, लेकिन अगर यहाँ पे एक स्पीसीज मरा तो क्या ये सब स्पीसीज मर जाएंगी, नहीं मरेंगी। लेकिन यहाँ पे
की स्टोन स्पीसीज कौन कौन सी है, मतलब कि यहाँ पे, अच्छा एक बात बताओ, की स्टोन मतलब कि ऐसी स्पीसीज जिसके मरने से हमारे इकोसिस्टम पूरा डिसबैलेंस हो जाए, तो यहाँ पे की स्पीसीज कौन सी है अकॉर्डिंग टू यू? मेरा क्वेश्चन है सबसे कि यहाँ पे की स्पीसीज कौन सी है? की स्पीसीज मतलब कि ऐसी स्पीसीज, सुन लेना तब जवाब देना, कि जिसके मरने से इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाए। इस प्लॉट 2 की बात कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे सारी की स्टोन स्पीसीज, अगर ये मरा तो ये भी मरा, ये भी मरा, ये भी मरा, अगर ये मरा तो ये मरा, ये मरा, फिर भैया अल्टीमेटली ये भी मरेगा, अगर ये मरा तो ये मरा, ये मरा, ये भी मरेगा। अर्थात कि यहाँ पे सारी स्पीसीज की स्टोन स्पीसीज है, कोई एक भी मरा तो सब लोग हैप्पी बर्थडे टू यू। लेकिन यहाँ पे भैया, यहाँ पे अगर नीचे वाले मरे, ये मर गया तो कोई प्रभाव पड़ेगा इकोसिस्टम में? नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर भैया टॉप वाले मरे तो यहाँ पे ये सब जो है भैया, ये सब इनका भी हैप्पी बर्थडे टू हो जाएगा। कैसे हो जाएगा या ये भी समझ लेना थोड़ा सा, मैंने ऑर्गेनिक पॉपुलेशन में बताया था, लेकिन यहाँ पे सुन लो। अगर ये मरा तो भैया ये लोग जिंदा रहेंगे, ये लोग क्या करेंगे, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, पॉपुलेशन बढ़ाएंगे तो भैया पॉपुलेशन को जो बढ़ा रहे हैं उनको भी खाने के लिए कुछ चाहिए ना, तो ये खाएंगे। लेकिन ये तुम्हारा लिमिटेड होगा, इसको खा के ख़त्म कर देंगे और अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा जब ये प्लांट वांट एकदम ख़त्म हो जाएंगे और वो आपस में कंपटीशन करेंगे और अपने आप को मार देंगे कंपटीशन में। दोनों का नुकसान होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक और साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, ये भैया देखो थोड़ा हमको तिरछी नज़रों से देख रहे हैं। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, अबे बस कर भैया। ये देखो भैया, पॉल का नाम है इनके, इनलिच, हाँ पॉल इनलिच थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिवेल्ट पॉपर हाइपोथेसिस दिया। रिवेल्ट मतलब किसी चीज को निकाल लेना, पॉप कर लेना, अर्थात कि किसी चीज को निकाल लेना है वाला हाइपोथेसिस दिया। मतलब क्या था? अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम एरोप्लेन में बैठे हो, अबे क्या देख रहे हो बे, पगला गए हो क्या? अच्छा एक बात बताओ, ये मैडम साहब हमारा लेक्चर देख रही हैं, है कि नहीं? ये मैडम साहब देखो मोबाइल में हमारा लेक्चर देख रही हैं। अबे पागल हो, प्लेनुमा में कहाँ नेटवर्क आएगा बे? तो और ये आदमी देखो मुस्कुरा रहा है, ध्यान से देखो, तिरछी नजरों से मुस्कुरा रहा है। तो यहाँ पे ये जो मैडम साहिबा है, अगर यहाँ पे जो नटा लगा है, ये नटा देख रहे हो कि नहीं? ये नटा अगर ये निकाल देंगी तो प्लेन पे कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन भैया अगर मैं चला गया, ठीक है, या मेरे दोस्त चले गए, तो अगर यहाँ का नटा निकाल दिए, विंग्स का नटा, तो कोई प्रभाव पड़ेगा? अबे मर जाओगे, गिर जाओगे, प्लेनवा क्रैश हो जाएगा। तो प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं? तो वही इन्होंने हाइपोथेसिस दिया कि अगर हमारे इकोसिस्टम पे कोई भी, जैसे मैंने की स्टोन बताया ना, अगर कोई की स्टोन है, ये क्या थे याद रखना, सैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट थे। अगर कोई भी अगर की स्टोन स्पीसीज को अगर हटा दें, जैसे कि यहाँ का प्लेन का नट अगर निकाल देंगे विंग्स का, तो भाई बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा इकोसिस्टम में, पूरा देखो डैमेज हो जाएगा। लेकिन अगर हम नट निकालेंगे, अर्थात कि ऐसी स्पीसीज जो, इस फिगर की मदद से समझा दे रहा हूँ, अगर ये मरा तो हमारे इकोसिस्टम पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो चलो आज इतना ही करते हैं। और कल का ये टॉपिक है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो कल का हम टॉपिक कल पढ़ेंगे, और कल मेरा एक शॉर्ट वीडियो भी आएगा, तो ज़रूर देखना भाई लोग, ठीक है? 1 मिनट रुकना, तो मैं अलविदा लेता हूँ आप लोगों से। तो चलिए आज की बातें यहीं तक, कल की बातें कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दिया करो।